नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। हाँ, ये लॉकडाउन कुछ हमारा लंबा चल गया है। चलो अब हम अपने अगले विषय पे पहुंचते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारा पाठ चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई। आज हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, पहले बताया था कि जो कोशिका होती है उसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। फिर केंद्र में क्या मौजूद होता है, केंद्रक। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच क्या मौजूद होता है, कोशिका द्रव्य। तो आज हम केंद्रक के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप देखिए, मैंने यहां पे ये हरे रंग से एक दोहरी परत की झिल्ली बनाई हुई है, देख रहे हैं सभी। ये जो दोहरी परत की झिल्ली है इसको नाम दिया गया है केंद्रक झिल्ली। और मैंने एक बिंदु लाल रंग से दर्शाया हुआ है, ये कहलाता है केंद्रिका। क्या कहलाता है, केंद्रिका। और इस झिल्ली के अंदर एक द्रव्य भरा हुआ है जिसको नाम दिया गया है केंद्रक द्रव्य। और ये तीनों मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, केंद्रक का। तो आपने देखा कि केंद्रक की संरचना में मुख्य रूप से केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और केंद्रक द्रव्य है। और इस केंद्रक द्रव्य के अंदर एक बहुत ही जटिल अणु है जिसका नाम है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, तो हिंदी में इसका नाम क्या हो गया, डी से डीऑक्सी, राइबो, एन से न्यूक्लिक, और एसिड को क्या कहते हैं, अम्ल। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल ये एक बहुत ही जटिल अणु है। ये दो धागे जैसी संरचनाओं से बना हुआ है जिन्हें हम स्ट्रैंड कहते हैं। देखिए, मैंने इन दो धागे जैसी संरचनाओं को अलग अलग रंग से दर्शाया है। और इसमें एक धागे की संरचना देखो, ये कि अनुवांशिक अणु है। अनुवांशिक अणु मतलब जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। जैसा कि देखिए, आपने देखा होगा आपके कुछ गुण आपकी माता से मिलते हैं, कुछ गुण आपके पिता से मिलते हैं। तो आप में वो गुण कहां से आए, डीएनए के माध्यम से। तो इसमें एक जो मैं हरे रंग से दर्शा रहा हूं, मान लीजिए वो माता से प्राप्त हुआ है वो अणु, और जो लाल रंग से दर्शा रहा हूं मान लीजिए वो पिता से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से डीएनए में दो धागे की लिपटी हुई संरचनाएं हैं, और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, डीएनए का। ये केंद्रक द्रव्य के अंदर मौजूद है। और जब कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा होता है तो यह डीएनए क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, क्रोमेटिन के रूप में। क्रोमेटिन जब ये डीएनए खुले हुए धागे की जाल का निर्माण करता है, खुले हुए धागे के जाल का निर्माण करता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब कोशिका विभाजन करती, यहां पे विभाजन से अर्थ है कोशिका बटकर दो नई कोशिकाएं बनाती है, उस समय ये जो क्रोमेटिन है अपने आप को, ये जो आप संरचना देख रहे हैं इसे हम गुणसूत्र कहते हैं, इस रूप में व्यवस्थित कर लेता है। यहां पर ये जो डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है। कब करता है, जब कोशिका में विभाजन हो रहा होता है। तो देखिए, हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, और मैंने आपको केंद्र की मुख्य संरचनाओं के बारे में बताया। फिर एक बार फिर से, क्या मुख्य संरचनाएं थी, जो केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, उसके अंदर केंद्रिका है, केंद्रक द्रव्य है, और केंद्रक द्रव्य के अंदर एक अनुवांशिक अणु है जिसे हम डीएनए कहते हैं। जब कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा होता है उस समय जो ये डीएनए है वो किसके रूप में पाया जाता है, क्रोमेटिन के रूप में एक धागे का जाल सा बना देता है। और जब कोशिका को विभाजन करना होता है, यानी कि कोशिका नई कोशिकाएं उत्पन्न करेगी, उस समय ये जो क्रोमेटिन है अपने आप को एक व्यवस्थित रूप में परिवर्तित कर लेता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। हर एक जीव में कुछ निश्चित संख्या पाई जाती है गुणसूत्रों की। जैसे जो मनुष्य है,
मनुष्य के अंदर कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, और या हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। तो इस प्रकार से जो गुणसूत्र है वो क्या है, अनुवांशिक अणु हैं जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस केंद्रक का कार्य क्या है। जैसा कि नाम बता रहा है केंद्र, तो यानी ये किसी कोशिका का मुख्य केंद्र बिंदु है। कोशिकाओं की सभी क्रियाएं इसके इर्द गिर्द होती हैं। कहने का मतलब जो कोशिका है, कोशिका के जनन में ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसके अंदर डीएनए है, और डीएनए के कहते हैं जब कोशिका का विभाजन होता है, गुणसूत्र का रूप ले लेता है, तो ये कोशिका विभाजन या कोशिका जनन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो कोशिका का विकास है, जो नई संतति कोशिकाएं बनी उनका विकास, जो छोटी थी छोटी से बड़ी हुई, उनका परिपक्व हो यानी कि जब पूरी बढ़ गई, वो सारी गतिविधियां कौन निर्धारित कर रहा है, केंद्रक निर्धारित कर रहा है। इसके अलावा केंद्रक कोशिका के अंदर चयापचयी क्रियाएं प्रक्रम, चयापचयी प्रक्रम मतलब कोशिका को अपने रख रखाव के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। चयापचय अभिक्रियाओं को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं, जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी करती हैं। तो इन चयापचयी प्रक्रम को, क्रियाओं को कौन निर्धारित करता है, केंद्रक। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से हाँ बच्चों, इसके जब मैं केंद्रक के कार्य के बारे में बात कर रहा था तो एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया था। अगर आप देखें, ये जो डीएनए है ये एक बहुत लंबा अणु है। इसका एक जो छोटा सा हिस्सा जो एक संरचना बनाने में सक्षम हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, जीन। और जो ये संरचना यहां कहने का तात्पर्य प्रोटीन, डीएनए का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो कोई एक विशेष प्रोटीन बनाने में सक्षम हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीन। और प्रोटीन हमारे शरीर की संरचनाएं बनाने में सहायता करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की भूरी आंखें और किसी की नीली आंखें, तो उनमें वो अंतर किसके कारण आया, प्रोटीन के कारण आया, क्योंकि उनके डीएनए में नीले रंग बनाने वाला प्रोटीन और भूरे रंग बनाने वाला प्रोटीन है, वो अलग अलग है। तो उनका जीन क्या हो गया, अलग हो गया। तो जीन सरल शब्दों में डीएनए के अणु का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक विशेष संरचना यानी कि प्रोटीन बनाने में सक्षम है। अब हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप देखें तो मैंने यहां दो शब्द लिखे हुए हैं, यूकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा शब्द है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ध्यान दीजिए, आप इन दोनों कोशिकाओं को देखने की कोशिश करें। अगर आप ध्यानपूर्वक इन कोशिकाओं को देखें तो आपको अंतर अपने आप समझ में आएगा। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें जो डीएनए है वो किसके अंदर मौजूद है, केंद्रक। किसके अंदर मौजूद है, केंद्रक। और ये जो केंद्रक है किससे घिरा हुआ है, केंद्रक झिल्ली से। तो कहने का अर्थ यह है, देखिए मैं इसके केंद्रक का चित्र दोबारा बनाता हूं। इस कोशिका में इस केंद्रक के अंदर यानी कि इस कोशिका झिल्ली द्वारा यह डीएनए घेरा गया है। तो ऐसी कोशिका जिसमें डीएनए जो आपका अनुवांशिक पदार्थ है कोशिका झिल्ली द्वारा घेरा गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। और अगर आप इस कोशिका में देखें, इसमें भी डीएनए मौजूद है, लेकिन ये जो डीएनए है
किसी सुस्पष्ट झिल्ली द्वारा घेरा नहीं गया। तो वो स्थान जहां पर इसका डीएनए मौजूद है और कोई सुस्पष्ट झिल्ली नहीं है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है? केंद्रकाय। और जैसा कि इनका नाम बताता है, देखिए दो शब्दों से बना है, यू कैरियोटी, तो दो शब्द हैं, यू जमा में कैरियोटी। यू का अर्थ है अच्छा, उन्नत, और कैरियोटी, जो कैरियोटी शब्द है वो वास्तव में कैरियोन शब्द से आया है। कैरियोन का अर्थ होता है केंद्रक, उन्नत केंद्रक। और यहां पे प्रोकैरियोटी, तो फिर ये दो शब्दों से बना हुआ है, प्रो जमा में कैरियोन। प्रो मतलब आदि, पुराना, और कैरियोन मतलब केंद्रक। इसके केंद्रक को हमने अच्छा या उन्नत केंद्रक क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जो डीएनए है वो किससे घिरा हुआ है? केंद्रक झिल्ली से। और जो इसका डीएनए है वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही मौजूद है और किसी भी प्रकार की केंद्रकीय झिल्ली से नहीं घिरा हुआ। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम इनकी तुलना करें तो पहला अंतर मैंने बता दिया, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में जो मौजूद डीएनए होता है उस डीएनए को केंद्रक झिल्ली घेरे रहती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए को किसी भी झिल्ली युक्त अंग द्वारा घेरा नहीं जाता। मीटर होता है। माइक्रोमीटर, देखिए ये चिन्ह होता है माइक्रो और ये है मीटर। आपने इस प्रकार के शब्द सुने होंगे, जैसे देखिए 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर के। या फिर अगर हम ध्यान से देखें 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हो गया? 1/100 के। और अगर हम और ध्यानपूर्वक देखें तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2। और जब इस 10 की घात 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन गया? 10 की घात -2। तो आप देखिए यहां पे c किसके बराबर है? 10 की घात -2 यानी 1/100। इसी प्रकार से 10 लाख माइक्रोमीटर किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर हो गया? मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। यानी अगर हम 1 मीटर का स्केल ले लें और उसको 10 लाख छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो माइक्रोमीटर, तो आप समझ गए होंगे कि माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है। या और फिर देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 की घात 6 मीटर, या फिर 10 की घात -6 मीटर। तो आप समझ गए माइक्रोमीटर कितना छोटा है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनका आकार लगभग 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो छोटी हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट है और झिल्ली से घिरा हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं है, लेकिन केंद्रक जैसी संरचना है जिसे हमने क्या नाम दिया? केंद्रकाय। क्या नाम दिया? केंद्रकाय। इसके अलावा कोशिका अंगक, ध्यान दो बच्चों, कोशिका अंगक जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कोशिका के अंदर मौजूद अंग, कोशिका के अंदर मौजूद अंग जो कोशिका को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता
करते हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया, कोशिका अंगक। कोशिका अंगक, सभी जितने भी कोशिका अंगक हैं वो झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त अंगक होते हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको जैसे हमारा विषय समाप्त होगा इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण, ये कुछ मुख्य कोशिका अंगक है जिनके विषय में हम अभी पढ़ेंगे। ये सभी के सभी अंगक किससे घिरे रहते हैं, झिल्ली से, तो इसलिए इनको झिल्ली अंगक, झिल्ली युक्त अंगक भी कहा गया है। तो जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कोशिका अंगक मौजूद है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिका अंगक मौजूद नहीं होता है। और इसके अलावा जो यूकेरियोटिक कोशिका है इसके केंद्रक के अंदर एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसके अंदर केवल एक गुणसूत्र होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र है, तो बताइए मनुष्य की कोशिका कौन सी हुई, जाहिर बात है यूकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिकाएं जिनमें एक से अधिक गुणसूत्रों, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हो सकती हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केवल एक गुणसूत्र मौजूद होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, अमीबा, अमीबा भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण की, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ये सभी कौन सी किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका।